वेरी गुड मॉर्निंग फार्मेसी ज्ञान वेलकम्स यू। दोस्तों, मेरे पास एक क्वेरी आई थी अकोला से, और एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगर हम गैस के लिए कोई दवा दे रहे हैं, जैसे कि एसीलाक है आपका, जेंटेक है या डाइजीन है, यानी कि एंटासिड है, एच टू ब्लॉकर है, या फिर पीपीआई है, लाइकोमेप्राजाल है, विप्राजाल। तो इनको देने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी दवा हम गैस के लिए कब दें। तो ये टॉपिक मेरे को भी समझ में आया कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं कि भाई हम गैस के लिए कब कौन सी दवा प्रिफ़र करें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं आपसे कि गैस क्या है, गैस क्यों बनती है, और गैस के लिए हम कौन सी दवाइयाँ प्रिफ़र करें और उनका यूज़ हम कैसे करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, गैस जो है एक बहुत ही आजकल खान पान की वजह से, जो आपका डेली रूटीन है उसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम एक समझो आम प्रॉब्लम हो गई है। लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है ना। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि हमारे सामने कुछ टैबलेट्स रखी हैं, कुछ दवाएं रखी हैं, लाइक एच टू ब्लॉकर में आपका आ जाता है रैनेटिडीन आ गया, फोमेटिडीन आते हैं आपके, सेटेमेडीन आती हैं, एंटासिड में आपका डाइजीन वगैरह आता है। ठीक है, पेंटॉप डीएसआर वगैरह जो आते हैं पीपीआई में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में, रविप्राजाल हुआ आपका, है ना, ओमेप्राजाल हुआ, पेंटोप्राजाल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारी पीपीआई में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिडिटी होती क्या है। भाई हमें पता है ना कि हमारे पेट में ना, हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक एचसीएल। एचसीएल बनता है ना, एचसीएल जो होता है एक तीव्र एसिड होता है। और एचसीएल का काम जो होता है भोजन को डाइजेस्ट करना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और इसके अलावा जो है भोजन में मौजूद हानिकारक तत्वों या हानिकारक बैक्टीरिया को किल करना। तो कुल मिलाकर गैस्ट्रिक एसिड हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, हम एक और बात बता दें, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है यानी एचसीएल एक बहुत ही स्ट्रांग एसिड है। अगर हम एसिड अटैक की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे ही एसिड का इस्तेमाल होता है, और अगर ये गलती से हमारे किसी पार्ट्स पर, किसी आर्गन पर, या किसी भी हमारी स्किन पर पड़ जाएं तो ये स्किन को जला देते हैं, इतना ये तेज होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि भगवान ने ऐसी संरचना हमारी बनाई है, हमारा ऐसा शरीर बनाया है कि हमारे पेट में बनने के बावजूद भी एसिड हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है। तो ये चीज़ जाननी चाहिए आपको कि एसिड हमारा कैसे बनता है। तो दोस्तों, हमारे एसिड में, हमारे आमाशय में जो है एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल सेल्स, जो कि गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करती है, यानी एचसीएल का निर्माण करती है। और एक और लेयर होती है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड बन रहा है और वो भाई स्मूथ सेल्स होती हैं लीवर वगैरह की, स्टमक की, तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए भगवान ने एक और लेयर उसमें डाली है जिसको कहते हैं गोबलेट सेल्स या म्यूकस लेयर, जो कि उस एसिड से पार्टिकुलर आर्गन की रक्षा करती है। तो ये हमारा था एक तरह से, जो हमारा स्टमक है उसमें काम करने का तरीका है कि उसमें एसिड कैसे बन रहा है। ठीक है, इसका वीडियो हम नेक्स्ट में बना देंगे। हम आज बात करने वाले हैं गैस कैसे बनती है और क्या होता है, मतलब कौन सी दवाएं हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गैस क्या है कि अगर एक नॉर्मल एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बन रही है, हमारे स्टमक में बन रही है, तो वो सही है, अपना काम सारा चीज़ें सही से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक नॉर्मल अनुपात से ज़्यादा एसिड बनती है तो वही कहलाता है एसिडिटी, और उसी को हम कहते हैं गैस। ठीक है, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा बन रही है तो उसको कहते हैं एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। अगर किन्हीं कारणों से एसिड की मात्रा कम हो जाए स्टमक में तो वो कहलाती है एक्लोरहाइड्रिया या हाइपर एसिडिटी, यानी स्टमक में एसिड का कम बनना। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर लो स्टमक एसिड है तब भी हमें दिक्कत है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी ज़्यादा एसिड बन रहा है तब भी हमें दिक्कत होनी है। अगर लो स्टमक एसिड है, एसिड की मात्रा कम है, तब हमारे सीने में जलन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, ऐंठन भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा एंड एलर्जी भी हो सकती है, हेयर लॉस इन वोमेन, ये भी एक सिम्टम देखा गया है महिलाओं में। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर होना, गैस विद इन एन आवर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही गैस बन जाना। ठीक है, या फिर क्या होता है, इंडाइजेशन हो सकता है, बेल्चिंग हो सकती है जिसको कहते हैं फ्लड, है ना। और इसके अलावा जो है बर्पिंग आफ्टर मील्स, हम जैसे भोजन लेते हैं तैसे ही हमारे अंदर डकार आने लगना, एक दो रोटी गई नहीं, कैसा लगा, पेट भर गया। तो ये हमारे लो स्टमक एसिड के सिम्टम्स हैं। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा
पहली जो दवा है हमारी रेनिटिडीन यानी हिस्टामिन ब्लॉकर या पीपीआई की हम बात कर लें पहले। तो पीपीआई क्या होती हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। द कंजप्शन ऑफ फूड स्टिमुलेट एसिड सेक्रीशन एंड एसिड सेक्रीशन एक्टिवेट पीपीआई। दोस्तों एक बार थोड़ा सा हम फिर से इस पर डिटेल से बताने जा रहे हैं कि हमारी जो पैराइटल लेयर है जिस पे अभी हमने डिस्कस किया, जो एचसीएल का निर्माण कर रही है, तो उस पैराइटल लेयर पर 4 प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। पहला होता है एसिटिलकोलिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है हिस्टामिन और चौथा है प्रोटॉन पंप्स। तो ये जितनी भी एसिडिटी की दवाएं हैं इन्हीं 4 रिसेप्टर पर बाइंड होकर अपना असर दिखाती हैं, एसिड की मात्रा को कम करती हैं या एसिड की मात्रा को बनने से रोक देती हैं। तो हमारी जो पीपीआई ड्रग्स हैं लाइक ओमेप्राजोल, लेंसप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो ये जितनी भी दवाएं हैं जिनके लास्ट में जॉल लगा है वो क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। ये दवाएं क्या करती हैं? इसी प्रोटॉन पंप्स पर बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती हैं। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को क्या है कि अगर एक होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से उसका कोई इलाज चल रहा है, लाइक वो एनसेड ले रहा है, कोई भी दर्द निवारक दवा ले रहा है या किसी भी तरह की थेरेपी उसकी चल रही है, तो क्या होता है अगर उसकी वजह से, उन दवाओं की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन रही है, तो उस केस में हम पीपीआई को प्रिफ़र करते हैं। पीपीआई का देना उस समय अच्छा माना जाता है। और पीपीआई जितनी भी होती हैं, रिप्राजोल, ओमेज, ये जितनी भी दवाएं हैं इनको हम सुबह खाली पेट देते हैं, क्योंकि उस समय जो इसका एक्शन होता है प्रोटॉन पंप्स का वो अच्छा होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है या ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो असर होता है 3 से 4 दिन तक बना रहता है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओमेप्राजोल का, ओमेज का, रेविप्राजोल का, तो इनसे क्या होता है, हम आपने सुना होगा इंट्रांसिक फैक्टर होते हैं कुछ बॉडी में, जैसे कि हमें पता है विटामिन B12 जो हमारी छोटी आंत में बनता है, तो इससे क्या होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है शरीर में, जिससे कि थोड़ा सा नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। ठीक है, दूसरा अब क्या बताते हैं हम आपको रेनिटिडीन के बारे में। ठीक है, हमने बताया कि पैराइटल सेल्स पर 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं। पहला है हमारा एसिटिलकोलिन, गैस्ट्रिन, फिर है हिस्टामिन, H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप्स। ठीक है, तो हमारा एसिटिलकोलिन और गैस्ट्रिन ये दोनों मिलकर लगभग 30% HCl का निर्माण करते हैं हमारे स्टमक में। यानी जितना भी स्टमक में HCl बनता है उसका 30% जो बनाते हैं वो बनाते हैं एसिटिलकोलिन एंड गैस्ट्रिन। और लगभग 60 से 70% जो हमारा HCl बनता है, हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, अम्ल बनता है, वो बनाते हैं हिस्टामिन H2 ब्लॉकर, जहाँ पर हमारी ये दवा काम करती है रेनिटिडीन, यानी जेंटेक हुआ आपका, एसिलाक हुआ, हिस्टेक हुआ, ये सारी दवाएं जो हैं इसी हिस्टामिन H2 ब्लॉकर पर काम करती हैं। होता क्या है, जो हिस्टामिन H2 ब्लॉकर होते हैं, आपको पता है हमारे शरीर में बहुत से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को लेकर क्लोरीन से अटैच करके HCl की मात्रा अपना कंटिन्यू बनाती रहती हैं। लेकिन जब हम हिस्टामिन H2 ब्लॉकर लेते हैं, यानी कि रेनिटिडीन लेते हैं, यानी कि जेंटेक लेते हैं, एसिलॉक लेते हैं, तो ये दवा जो होती है हाइड्रोजन को छोड़कर उस समय रेनिटिडीन से अटैच हो जाती है, और फिर जो है HCl के बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि HCl कम होता है और हमें जो है गैस में मदद मिलती है, एसिडिटी से हमें राहत मिलती है। तो ये था हमारा एसिडिटी का फैक्टर और ये था जेंटेक यानी रेनिटिडीन के बारे में डिस्कशन। ठीक है, रेनिटिडीन के जो रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर जो होते हैं हमारे शरीर में, वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है H1 रिसेप्टर, ये जो पाए जाते हैं नॉर्मली स्मूथ मसल्स पर, इंटेस्टाइन में, ब्रोंचाई में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, H2 ब्लॉकर जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टमक में एसिड बनाने के लिए, वो पाए जाते हैं T लिम्फोसाइट पर, बैसोफिल पर और मास्ट कोशिकाओं में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो काम करने का तरीका है रेनिटिडीन का, जैसे कि हमने अभी बताया कि ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉक H2 ब्लॉकर हैं। H2 ब्लॉकर को ये कॉम्पिटेटिव ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो है वो हाइड्रोजन को अटैच नहीं कर पाता है क्लोरीन से, जिससे कि हमारा HCl नहीं बनता है, जिससे कि डिक्रीज हो जाता है साइक्लो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर्मेशन, और जिससे कि एसिड सेक्रीशन हमारा रिड्यूस हो जाता है और हमें हीलिंग मिलती है अल्सर से यानी गैस से। ठीक है, तो ये था हमारा गैस्ट्रिक यानी कि रेनिटिडीन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटासिड के बारे में। एंटासिड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऐसी दवाएं होती हैं जो एसिड की मात्रा को
बनने से रोक देती हैं, वो भी कैसे? एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करके। जैसे कि आपको पता है कि एंटासिड जितनी भी दवाएं होती हैं वो एक बेस होती हैं, वो क्षार होती हैं। लाइक अगर हम बात करें NaOH और उसकी रिएक्शन करा दें हम HCl की, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना देगा? NaCl, एक साल्ट बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो यानी कि जो एसिड की मात्रा है वो कम पड़ जाएगी। तो अपना जो एंटासिड है वो ऐसे ही काम करते हैं। बहुत से मार्केट में डाइजीन वगैरह अवेलेबल हैं जो भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा दवाओं के बारे में कि ये दवाएं जो हैं अलग अलग, इनको हम कब यूज़ करें, कौन सी दवाएं ज़्यादा बेहतर हैं। तो ज़्यादातर यूज हमारा रेनिटिडीन का ही होता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। और इनको अगर हम बेड टाइम लें, हाँ सोने के समय लें, तो उस समय देखा गया है कि हाइड्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं H2 ब्लॉकर, वो अच्छा काम करते हैं अपना। तो इनको रात को सोने के समय लेने से काफ़ी हद तक एसिडिटी में फ़ायदा देखने को मिला है, ठीक है। दोस्तों ये तो थी हमारी दवाओं के बारे में, रेनिटिडीन और यानी H2 ब्लॉकर, एंटासिड और PPI के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेचुरल तरीके से हम गैस्ट्रिक एसिड को कैसे कम मिनिमाइज कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और हार्ट बर्न यानी जो सीने में जलन होती है उसको कैसे रोक सकते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने कुछ फिगर्स हैं, कुछ फल फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे बनाना हुआ, केला है, कोल्ड मिल्क है, ठीक है, और आपका फेनल सीड है जिसको हम सौंफ कहते हैं, बटर मिल्क है, गर्लिक है, रा आलमंड्स हैं, कच्चे बादाम, पाइनएप्पल जूस, बेसिल लीव्स हैं, बेसिल मतलब तुलसी की पत्तियाँ, मिंट लीव्स हैं यानी पुदीने की पत्तियाँ। इन सबको थोड़ा सा अगर हम पर डे लेते रहें तो इनसे जो हमारी एसिडिटी है वो मेंटेन रहती है, हमारा डाइजेशन भी सही रहता है, और हार्ट बर्न की समस्या यानी सीने में जलन की समस्या में भी काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों मैं बात करूँगा स्पेशली गार्लिक के बारे में। कच्चा लहसुन खाने से आपने सुना होगा, कहते हैं लोग कच्चे लहसुन खाया करो, उससे थोड़े से और भी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है। जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है या पसीने से बदबू ज़्यादा आती है, वो अगर पर डे सुबह ज़्यादा नहीं 1 से 2 कली कच्चे लहसुन खाएं तो उनको इसमें भी फ़ायदा होगा, डाइजेशन में भी, और ये पसीने की जो पर्सपिरेशन की समस्या है उसमें भी लाभ देखने को मिला है। तो गार्लिक लीजिए, लेकिन गार्लिक में जो है सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है और जिससे कि हार्ट बर्न और भी बढ़ सकता है, इसलिए कम से कम मात्रा इसके लें, 1 से 2। इसीलिए ज़्यादातर लहसुन को भून कर खाया जाता है कि सल्फ़र का जो उसमें अमाउंट है वो कम हो जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ योगा के बारे में जो हमारी एसिडिटी के लिए यानी डाइजेशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसमें हम बात करेंगे, पहला जो योगा है हमारा वो सामने है, पवन मुक्तासन है, वज्रासन है, ठीक है, वीर अभद्रासन है, साशंकासन है, ठीक है, सीटेड मरीचासन है, त्रिकोणासन है, और नी ट्विस्ट है, फोल्डेड नी ट्विस्ट। तो ये कुछ आसन हैं, सिंपल से आसन हैं, जिनको हम अगर डेली करें तो ना तो हमें जेंटेक लेने की आवश्यकता होगी, ठीक है, ना तो हमें PPI लेने की आवश्यकता होगी, और ना ही हमें एंटासिड के रूप में एक सिरप लेने की आवश्यकता होगी। हमारा जो एसिड बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा और अच्छे से अपना वर्क करेगा, ठीक है। तो दोस्तों